नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 1 बज गए हैं। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। देश में क्रिकेट का इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, ये तो आप सब जानते ही हैं। देश में जो इंडियन पॉलिटिकल लीग चल रहा है, आज कहानी कुर्सी की में इसी की बात होगी। कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जो वैभव सूर्यवंशी की तरह शानदार पारी खेल रहा है, मैदान में उतरने के साथ साथ शानदार चौके छक्के लगा रहा है, जैसे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी शुभमन गिल की जरूरत भी होती है। कोई मुख्यमंत्री साई सुदर्शन वाले रोल में भी दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि बिहार बंगाल सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो मिशन 2027 की तैयारी में है। आज कहानी कुर्सी की में बात आगे की होगी। 27 में क्या होने जा रहा है, बिहार में क्या होगा, शुभेंदु अधिकारी आगे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 2027 की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोटर्स तक मैसेज पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने लोगों को एक वोट की ताकत का एहसास कराया है और कहा कि आपके एक वोट ने क्या बदलाव किया, उसकी एक मिसाल है उत्तर प्रदेश। मऊ में आयोजित एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि आपका एक वोट 500 सालों की गुलामी के कलंक को धोकर श्री अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर सकता है। यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाकर प्रदेश को उपद्रव मुक्त बना सकता है। यही आपके एक वोट की ताकत है। सनातन के ट्रैक पर सीएम योगी का एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है और इसी राह पर अगले साल हैट्रिक लगाने की तैयारी में भी है। आप सुने योगी आदित्यनाथ को। आपका एक वोट, आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट बेटी और व्यापारी की सुरक्षा कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है। आपने अच्छा किया, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। अब यूपी के बाहर आप जाएंगे तो कोई आपसे दूरी नहीं बनाता है। अब आप यूपी के बाहर कहीं जाएंगे, कहेंगे मैं यूपी का हूं। अगर सामने 100 लोग होंगे, अगर पहले लोग 10 कदम पीछे जाते थे, अगर वो 10 कदम आज आपके पास आकर के उसकी इच्छा होती है कि इसको गले से लग लूं मैं, क्योंकि आज यूपी का सम्मान बढ़ा है। तो अखिलेश यादव अपनी सियासी गणित कैसे सजा रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांकर जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में संगीत रागी जी का भी इंतजार है, जगह खाली है उनकी भी। तो चर्चा यहीं से विजय जी शुरू की जाए। व्हाट नेक्स्ट? ये जो 27 का जो पूरा गणित सजाया जा रहा है, उसमें इतना तो हमें समझ में आता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए नीति हिंदुत्व की बिल्कुल साफ है और एक एक वोट की कीमत वो अपने वोटर को समझा रहे हैं। मैं यूं कहूं, हिंदुओं को समझा रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता देखा जाए तो उसमें आम तौर पे सब लोग मानते हैं कि हिंदुत्व की पहचान के तौर पर योगी आदित्यनाथ को ही देखा जाता है और उसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होता। कोई कहेगा कि आज ये थे कल वो थे, ऐसा योगी आदित्यनाथ को लेकर नहीं लगता। बल्कि उनका जो स्लोगन था वो पूरे देश भर में, पूरे राज्यों में चल गया, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो वो हिंदुत्व को, हिंदुओं को एक रखने पर जोर देते हैं और कन्फ्यूजन उनको नहीं है। क्लैरिटी के साथ वो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो भी एजेंडा चला रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद आता होगा, बहुत सारे लोगों को पसंद आता होगा, इसमें तो कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन उनका एजेंडा क्लियर है और वो उसको साथ रखना चाहते हैं। लेकिन बस, और अभी की तारीख में आज देखें तो वो मजबूत स्थिति में, कोई ऐसा कमज़ोर स्थिति में भी नहीं है। लेकिन पिछली बार जो झटका लगा 2024 के चुनावों में, वो 2027 के लिए एक सनद रहे जैसा, वार्निंग जैसा रखता है जी। कि भले योगी जी का जो एजेंडा है उसमें तो क्लैरिटी है, लेकिन क्या वोटर के मन में भी उतनी क्लैरिटी उस एजेंडा के साथ चलने की है कि नहीं है। या जो अखिलेश जी का पीडीए वाला, या जो संविधान बचाओ के बहाने जातियों का जो एजेंडा था, वो और योगी जी के एजेंडा को कैसे कंपेयर किया जाएगा, वो एक ऐसी लड़ाई है कि क्या
योगी जी उस पूरी बिरादरी को अपने साथ हिंदू अम्ब्रेला के नीचे लाने में कामयाब होते हैं। दो बातें जो उनके इस संबोधन में थी प्रोफेसर साहब, वो ये थी कि पहली बात तो हिंदुत्व का एजेंडा उनका साफ है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, वो विजय त्रिवेदी जी भी कह रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश का शासन रहेगा, जो बात लॉ एंड ऑर्डर की है। लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश को लेकर उनका विजन, उनके इलेक्शन का एजेंडा आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, मुझे ये लगता है, जो मैं विजय जी से भी सहमत हूं, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो हिंदुत्व का तो एजेंडा है, पर हिंदुत्व के एजेंडे में ही विकासात्मक राजनीति, विधि व्यवस्था और विकास का बहुत प्रत्यक्ष संबंध होता है। जहां कहते हैं, बहुत वर्ष पहले एक अंग्रेजी में ट्रिटाइज लिखी गई थी, लेवियाथन कहते थे, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि वेयर देयर इज नो लॉ, देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज नो जस्टिस, देयर इज नो इनजस्टिस। न्याय अन्याय की स्थापना तभी होती है ना, एक अच्छा शासन जहां जस्टिस तो तभी होगा ना, शासन तो तभी बेहतर माना जाएगा जहां विधि व्यवस्था हो, वहीं विकास भी होगा, वहीं साइंस होगा, वहीं इंडस्ट्री होगा, वहीं नेविगेशन होगा, वहीं टेक्नोलॉजी होगी। तो जब तक वो स्थापित नहीं हो जाएगी, और मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से स्थापित किया है। बाकी वैचारिकता और हो ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का अभी, जैसा उन्होंने कहा भी कि आज उत्तर प्रदेश को लोग दूसरी नजरों से देख रहे हैं। पहले एक समय था जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार और मैदानी भाग की राजनीति को लोग एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उत्तर प्रदेश में रोजगार के मौके निकाले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश हृदय भी है। तो इसलिए अगर उत्तर प्रदेश को जब तक कि इस प्रकार से संयोजित संगठित ना किया जाए, तब तक राष्ट्र विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि योगी जी उसी रूप में इस चुनाव के एजेंडे पे भी ले जाएंगे, और मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक भी है और ये होना भी चाहिए। उनका एजेंडा क्लियर है। अखिलेश यादव के एजेंडे की भी बात कर लें कि वो क्या ये मैच, पॉलिटिकल मैच कैसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 27 में वो अपनी सियासी जमीन वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए अभी से उन्होंने कमर कस ली है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंप करने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सब 2027 के विधानसभा चुनाव पर फोकस करें। साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार कन्नौज की तीनों विधानसभा समाजवादी पार्टी के ही पाले में जाएगी। कन्नौज जिला समाजवादी पार्टी का मजबूत किला रहा है, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी। 24 के लोकसभा चुनाव में भी कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव को खुद मैदान में उतरना पड़ा था। अब बात उन 3 सीटों की है। आप पहले सुने क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। हम लोगों को 2027 के चुनाव की तैयारी रखनी है, और कन्नौज में तीनों सीटें जीतनी हैं। सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके जा रही है यहां से। अच्छा, अखिलेश यादव का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कुछ पुलिसकर्मियों के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए मजाकिया अंदाज में कहते हैं, फोटो तो खिंचवा रहे हैं, लेकिन सस्पेंशन के लिए भी तैयार रहिएगा। तो यही खड़े थे, और बाद में सस्पेंशन के लिए भी तैयार है। साइड में सबके आ जाएंगे। तो यही खड़े थे, और बाद में सस्पेंशन के लिए भी तैयार रहना। संगीत रागी जी भी हमारे साथ आ गए हैं। समीर चौंकावकर जी, ये जो तस्वीर है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कन्नौज जीतना है, सभी 27 के काम पर लग जाएं, फिर पुलिस वालों के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, डांस भी करते हैं, सस्पेंशन के लिए भी तैयार रहें। इनका इलेक्शन का की रणनीति क्या है, इनकी चिंता क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव 2012 में जब मुख्यमंत्री बने और 5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज की, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर 2027 अब जब चुनाव में जाएंगे, 10 साल का कार्यकाल पकड़े, अभी 10 महीने चुनाव में है। तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया, अब अखिलेश यादव को यह डर है कि 2017 के बाद 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी जीती, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को बताया कि जो उत्तर प्रदेश अपराध के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, वसूली के प्रदेश के लिए जाना जाता था, भू माफिया और तमाम अपराधियों के लिए जाना जाता, उस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से किया, और तमाम अपराधियों को जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर मिला दिया। उसी उत्तर प्रदेश में जहां राम भगवान एक टेंट में रहते थे, वहीं आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है।
तो आज योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र करते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखिए, आप भव्य राम मंदिर का निर्माण देखिए, आप अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखिए, माता बहनें अब रात को 10 बजे बिना डरे निकलती है, उन्हें पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इस चौराहे पे कोई गुंडा छिड़ेगा तो अगले चौराहे पर उसका पुलिस हिसाब कर देगी। तो ये जो भरोसा योगी आदित्यनाथ का है, मुझे लग रहा है कि वो सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव की रही है, क्योंकि जब भी बात आएगी तो लोग कहेंगे कि भाई आपका 5 साल का शासन हमने देखा है कि आपने कैसा शासन चलाया था, और योगी जी का हमने 10 साल का शासन देखा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भी चिंता होगी कि अगर 2022 में देखें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में लगभग 85 लाख वोट का फर्क था, लेकिन 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है तो वही फर्क सिर्फ 2 लाख का रह गया था। तो लोकसभा में जो झटका लगा था, योगी आदित्यनाथ उसकी तैयारी मुझे लगता है अभी से शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान भी है, वो ये कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म ही होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कैविएट डाल रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। तो उनका बयान आप सुने पहले। जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है। ये जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ये इशारा किस तरफ है थोड़ा तो हम समझ रहे हैं, बाकी प्रोफेसर संगीत रागी जी समझाएंगे। हम तो ये चर्चा कर रहे हैं कि सर ये जो इंडियन पॉलिटिकल लीग चल रही है, या तो हिट विकेट हो सकता है कोई, या फिर योगी आदित्यनाथ तीसरा टर्म हैट्रिक लगा सकते हैं। देखिए, जो बोल रहे हैं वो तो शास्त्र सम्मत बोल रहे हैं। जो योगी जी ने कहा, गांधी जी ने उसका, या जो भी लोग अहिंसा के समर्थक हैं वो सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, अर्ध सत्य बोलते हैं। जैसे उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी धर्म के लिए हिंसा जायज है। और कुरुक्षेत्र में ये हम सबके सामने है कि कृष्ण ने सबकी हिंसा करवाई, छल से भी हिंसा कराई। बाली का वध जो है वो छल से राम ने भी किया। मर्यादा पुरुषोत्तम उनको हम बोलते हैं। यानी कि यदि धर्म की बात जहाँ पर आ जाती है तो फिर उसके लिए सब फिर माफी है। अब वो परिभाषित करने वाला कौन हो, ये बड़ा कठिन सवाल हो जाता। वहाँ तो राम थे, यहाँ कृष्ण थे, तो वो तो धर्म के विग्रह, स्वयं विग्रह थे, तो वो तो अपने स्वयं में परिभाषित धर्म थे, तो उनको कौन बता सकता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ये भी बात बहुत सही कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है सठम शाठ्यम समाचरित, यानी कि यदि दुष्ट है तो दुष्ट से, उस दिन समीर चौगाकर जी बड़े परेशान हो गए थे और कहना शुरू कर दिए थे कि भाई, तो हम उस दिन से बोले थे बुलडोजर की कार्रवाई भी तो नहीं होनी चाहिए यदि प्रक्रियागत बात की जाए, और विजय जी उस समय हमसे सहमत होते। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ वो काम कर रहे थे उनके लिए वही दवा है, वही ऑपरेशन की आवश्यकता है उनके लिए, उसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अब रही बात कि क्या 2027 का जो चुनाव है वो सिर्फ इसी सहारे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, उत्तर है नहीं। देखिए, हम सब जानते हैं कि राम मंदिर मूवमेंट से ज़्यादा कोई इमोशनल कार्ड नहीं था 2024 में। और उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर जब हम लोग लगता था कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर राम मंदिर की स्थापना हो गई है, और जिन लोगों ने अयोध्या में लोगों की बाढ़ देखी थी,
हम लोग तो 15 दिन तक वहाँ पर टिके रहे थे, तब हम लोगों को पता लगा था क्या इमोशनल अटैचमेंट है अयोध्या से। एक एक दिन में लाखों लाख की जनसंख्या वहाँ पर आ रही थी। और दूसरी बात, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हम ले लें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे ही चौधरी चरण सिंह जी को जैसे भारत रत्न की उपाधि दी गई, जितने समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो जितने जाट समुदाय के लोगों से मैं मिलता था और नेता मिलते थे, वो कहते थे जाटों का तो सारा वोट जो है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को गया। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं ऐसा हुआ। सामाजिक समीकरण अखिलेश यादव ने इतना बढ़िया साधा, और जो नैरेटिव राहुल गांधी ने चलाया संविधान रक्षा की, इसके बाद फटाफट की, ये तीनों चीजें ऐसा काम किया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि अखिलेश यादव चुनाव पीछे छोड़ चुके हैं, यानी अखिलेश यादव लड़ ही नहीं रहे हैं। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने अपने चुनाव की घोषणा के 15 दिन बाद लखीमपुर खीरी से चुनाव अभियान शुरू किया था। तब हम लोग यही कहानी कुर्सी में बैठ करके, तब उधर हम लोग भीषण गर्मी में बोलते थे, हम कहते थे ये तो खुला मैदान है, भारतीय जनता पार्टी 70 से तो सीट कहीं कम जाती नहीं है। ये सब हम सब घोषणा कर रहे थे। नतीजा हम लोगों के सामने है। सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी को साधना पड़ेगा। दूसरी बात, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश, लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो परसेप्शन की जो लड़ाई है, वो यदि काम करी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होगा। जिस चीज को हम लोगों ने देखा कि बंगाल के अंदर भी इस प्रकार का ऐसा था, बिहार के अंदर भी ऐसा है, जब तक वो नट बोल्ट कील नहीं आप रहेंगे। हम लोगों ने देखा कि बिहार में अमित शाह जी ने कैसे 21 दिन तक 19 दिन तक वहां रहे, बंगाल में कैसे जमाया गया, वो चीजें वहां पर करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। सिर्फ यदि योगी जी के सहारे छोड़ देंगे हिंदुत्व का तो बहुत मुश्किल होगा। हिंदुत्व का नैरेटिव रहे, सामाजिक समीकरण साध लिया जाए, उत्तर प्रदेश यानी राज्य और केंद्र के बीच में सामंजस्य हो, तब तो इलेक्शन में हैट्रिक की बात हो। एक चिंता और है, और ये सीधा सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ मसला है। ये बात तो बिजली संकट की है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर सरकार को घेर रहे हैं। जहां मंच मिलता है वो वहां से सवाल उठाते हैं। भीषण गर्मी के बीच योगी सरकार पावर सप्लाई दुरुस्त रखने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। हर जिले में नजर भी रखी जा रही है, लेकिन गर्मी प्रचंड है, डिमांड बढ़ी हुई है। उसे पूरा करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। इस बीच उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल ने बिजली पर 10% का फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है, जिससे आपकी बिजली के बिल में 10% का इजाफा हो गया है और यह बढ़ा हुआ बिल जून के बिल के साथ जुड़कर आएगा। अब यूपी में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो ये कह रहे हैं कि भाई कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो ये जो बिल है वो 10% जून के बिल के साथ जुड़कर आ रहा है, इसलिए ये बढ़ा हुआ बिल लग रहा है। ये 10% का अतिरिक्त टैक्स है जो फ्यूल सरचार्ज के तौर पर यूपीपीसीएल आपसे वसूल करेगी। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि बिजली बिल पर पहले भी सरचार्ज लगता रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले इस बार ये बहुत ज्यादा है। पहले 1 या 2% था, अब ये बढ़कर 10% हो गया है। इंडिया टीवी से बातचीत में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी 18 घंटे की बिजली सप्लाई हो रही है। सपा राज में बिजली का क्या हाल था, ये पब्लिक को पता है। आप सुने उनका बयान। आपने सुना होगा कि पिछली सरकारों में लोग बिजली के तारों पे कपड़े सुखाते थे, बिजली के तारों पे बच्चे झूला झूलते थे, बिजली के तार पकड़ करके लोग सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते थे। अभी हमने किसी न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था कि प्रेम में निष्फल हुआ तो बिजली का तार पर लटक गया, संजोग से जान बच गई क्योंकि बिजली नहीं आती थी। तो ये बिजली नहीं है, तो ये पिछली सरकारों का रिकॉर्ड था। और हम इस समय, मैं बड़े गंभीरता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि 18 घंटे से कम बिजली हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं जा रही। पिछला 15 दिन ही चर्चा का विषय रहा है। अब मैं आपको इस 15 दिन का थोड़ा इतिहास बता दूं, क्यों चर्चा शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं जा रही है, ऐसा नहीं है कि हम बिजली नहीं दे रहे हैं, बिजली जा रही है। कहीं कहीं स्थानीय कारण बनते हैं और उनकी वजह से कुछ लोग उसमें आग में घी डालने का भी काम करते हैं और इसकी वजह से एक चर्चा का बड़ा विषय बन जाता है। नहीं तो मैं पुनः फिर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि पूरे देश में
उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अखिलेश यादव के मैं पोस्ट देख रही हूँ। विजय जी, बहुत लंबे चौड़े पोस्ट है, ज्यादा बात आगे क्या बढ़ाऊं, आप ही बताएं कि करंट तो लग रहा है, सियासी पारा तो गर्म होगा ही, अब नहीं होगा तो कब होगा? ये तो डबल मार हो गई ना। एक तो पहले ही बिजली नहीं आ रही है सप्लाई की वजह से, भले ये कहें बहुत सारे लोग, ये भी तर्क देते रहते हैं कि प्रोडक्शन तो सरप्लस में है जी, ये भी ठीक बात है, कोई ऐसा नहीं है कि कमी वहाँ पर हो रही है, तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। बिजली हो ही नहीं और नहीं मिल रही हो तो लोग सोचते भाई अब जितनी है उसमें से करते हैं, कटौती करते हैं। पहले होता था 8 घंटे मिल रही है, 10 घंटे मिल रही है, लेकिन आपके पास सरप्लस हो नहीं, विपक्ष को बाद में करेंगे, पहले जनता की तो बात सुनो। विपक्ष जरूरी थोड़ी, जनता की तकलीफ तो जनता को महसूस हो रही है, तो वो उसको जब लगता है कि सरप्लस है और तब भी बिजली नहीं मिल रही तो और मुश्किल काम। और जब बिजली नहीं मिल रही हो, मतलब सप्लाई की जो भी कमी हो किसी भी तरह से, उस समय आप सरचार्ज लगा दें 1% की बजाय 10%, तो फिर क्या होगा? तो इसको तो नीम चढ़ा करेला बोलते हैं। और उसके ऊपर ये चुनाव आने वाले हैं, तो अभी संकट तो क्या है पावर, और यदि पॉलिटिकल नीम चढ़ा के अलावा भी कुछ है ऐसा? नहीं, वो है पावर मिनिस्टर साहब खुद। तो अभी तो मसला उत्तर प्रदेश में पावर की लड़ाई का नहीं हो रहा, पावरफुल पावर मिनिस्टर की वजह से हो रहा है। पावरफुल पावर मिनिस्टर, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट सर। बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी। मीनाक्षी बात सही है। आप बिजली कटौती करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 घंटा करें, 1 घंटा करें, समझ में बात आती है। आप फिक्स तो कर दें कि इस इलाके में इतने समय बिजली चली जाएगी। हमने देखा है कई ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पर उनको पहले ही सुबह वो बता दिया जाता है कि कल बिजली आपको इतने से इतने घंटे नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको 10 मिनट में बिजली जा रही है, फिर आ रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। ऐसे में लगता है कि अरविंद शर्मा को सोचना चाहिए कि उनकी मॉनिटरिंग ठीक से चल रही है नहीं चल रही है। उनको गंभीरता से इस बात को लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है और यदि यह हालत रही तो आपको ध्यान में है सुषमा जी एक प्याज पर चुनाव हार गए थे। का मसला है, इसके बाद अब चर्चा करने को रह क्या जाता है? अब ये जनता भी समझे। पानी और प्याज पर आपको याद है ना कि घड़ा लेकर के लोग चलते और प्याज का जनता वोट करती थी, अब उन मुद्दों पर जनता वोट नहीं करती, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं बिहार की बात कर लेती हूँ सर। खबरें बहुत है सर, मैं क्रिकेट मैच की तरह ये 2020 मैच चलाना चाह रही हूँ। मैं बिहार की बात करना चाह रही हूँ। सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ के ट्रैक पर भी काम कर रहे हैं। अपराधियों से लेकर करप्शन करने वालों के खिलाफ बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अफसरों के साथ मिलकर सरकारी टेंडर में हेरफेर का घोटाला उजागर किया। टेंडर में घोटालों के जरिए करोड़ों की काली कमाई करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। अब तक हुई जांच के मुताबिक ऋषु रंजन सिन्हा अफसरों के साथ मिली भगत करके सरकारी टेंडर को मैनेज करता था। जिससे टेंडर दिलाता था उससे 9% का कमीशन खाता था। इसमें से 5% हिस्सा अधिकारियों को था। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पटना के मीठापुर इलाके में ऋषु रंजन के घर पर रेड डाली। 2 करोड़ रुपए का सोना, ज्वेलरी, भारी मात्रा में कैश सब बरामद किया। करप्शन के जरिए काली कमाई करने वालों पर सरकार की नजर है। सम्राट चौधरी ने 2 टूक कहा है, अगर सही तरीके से पैसे कमाने हैं तो बिहार में बहुत अवसर है, सरकार मदद करेगी। अगर भ्रष्टाचार से कमाना है, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की तो फिर सीधा बेऊर जेल। जो शॉर्टकट अपनाता है उसको बेऊर जेल ही जाना पड़ता है। और रोज आप लोग देखते होंगे जो अचानक अमीर बनना चाहता है, रोज अल्टरनेट डे आपको पेपर में मिलता होगा, उसके घर पर छापा पड़ रहा है। और आगे भी मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेऊर जेल का ही गेट खुला रहेगा। क्योंकि हमारे लिए ना भ्रष्टाचार, ना अपराधियों का संरक्षण, और अपराधी को तो आपने देखा है कि सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार की पुलिस ने एक अभियान चलाया। और हमारे लिए कोई जाति धर्म नहीं है, कई लोग इसकी चर्चा करते हैं, उनको करने दीजिए। जाति से बाहर आना होगा, जमात के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और बिहार की चिंता करनी होगी। अपराधी किसी भी जात का हो, वो अपराध करेगा तो उसको 48 घंटे में बिहार की पुलिस उसको जवाब देने का काम करेगी। साथ
ये जो बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी, ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने गुंडागर्दी की, किसी ने भ्रष्टाचार किया, तो जैसे उत्तर प्रदेश में गाड़ियां पलट जाती हैं, यहाँ भी पलट जाएंगी। देखिए, गाड़ियां पलटेंगी नहीं पलटेंगी, आप किस भाषा में इसको समझना चाहती हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार को अगर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना है और बिहार में इन्वेस्टमेंट होना है और बिहार में नौकरी, और खास करके आप देखिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा युवा वोटर्स बिहार में हैं, अगर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं ठीक होगी, अगर बिहार में करप्शन पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तो बिहार फिर वही बिहार रहेगा जो वर्षों से रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर एक नया नेतृत्व है, और ये मैं आपको ये भी बिल्कुल तय माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ बिहार में सरकार पहली बार उन्होंने अपने दम पे बनाया है, तो वैसे स्थिति में बिहार में जब तक ये सकारात्मक बदलाव नहीं होंगे तब तक बिहार में वो भरोसा, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार में भरोसा पैदा करना है, वो नहीं हो पाएगा, वो इकोसिस्टम नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों बात करनी होगी। एक तरफ तो फैसिलिटेटिव होना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को लाना पड़ेगा। आप देखिए अखबारों में आजकल एड्स भी आ रहे हैं कि कौन कितना निवेश करता है, निवेश करने से कितना किसको छूट मिलेगी, कितना क्या राहत मिलेगा। और दूसरी तरफ जो ये विधि व्यवस्था है, इसको भी, और मैं कहता हूँ सरकार होती किस लिए है, सरकारों की आवश्यकता क्या है? सरकारों की आवश्यकता इसी विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, ताकि जनता का ट्रस्ट वहां पर बढ़े, ताकि इन्वेस्टर का वहां ट्रस्ट बढ़े। और अगर बिहार में ये हो गया तो मुझे लगता है कि बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और मुझे लगता है कि चौधरी साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और उसी दिशा में बढ़